तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो एमसीक्यूज हैं, उन्हें ध्यान से सुनना, कोई डाउट है तो बाद में पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 498640 इज। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि 6 कौन सी प्लेस पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1s, 10s, 100, तो यहाँ पे 100 है, इसका मतलब 600 की प्लेस पे है, तो 6 को हम 600 लिखेंगे, ठीक है। तो जो 6 है वो 100 की प्लेस पे है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है द प्रेडिसेसर ऑफ 40000 इज। तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1। अगर कहीं पे भी आपको वर्ड प्रेडिसेसर दिखे तो इसका मतलब आपको 1 माइनस करना है जो नंबर दे रखा है उसमें से। ये दो तरह के होते हैं, एक प्रेडिसेसर होता है और एक सक्सेसर होता है। सक्सेसर का मतलब +1, सक्सेसर का मतलब सक्सेस, मतलब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो हम +1 करेंगे और सिर्फ +1 होगा और कोई नंबर प्लस नहीं होगा। लेकिन प्रेडिसेसर के केस में हम पीछे जाएंगे, एक नंबर पीछे जाएंगे, सिर्फ 1 ही नंबर पीछे जाएंगे, 1 से ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। तो जब हम 40000 में से 1 माइनस करेंगे तो हम कैरी लेंगे। यहाँ पे हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 0 है तो ये तो कुछ कैरी दे नहीं सकते, तो हम नेक्स्ट के पास जाएंगे, ये भी 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है तो हम दूसरे के पास जाएंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है तो हम आगे जाएंगे। तो हम आगे देखो यहाँ पे 4 लिखा है, तो हम 4 से कैरी लेंगे 1 नंबर का। 4 में से 1 जब माइनस करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे जब हम कैरी देंगे तो 10 का कैरी लेंगे, लेकिन क्योंकि इसने भी कैरी मांगा था तो हम इसे भी 1 देंगे, तो 10 - 1 9 होगा। और सेम इसी के साथ होगा, क्योंकि इसने भी कैरी मांगा था तो ये भी इससे 1 ले लेगा, तो जो यहाँ पे 10 होगा वो भी 9 बन जाएगा। और जो हमारा फाइनल 0 था, जिसने सबसे पहले कैरी मांगना शुरू करा था, जब वो इससे कैरी मांगेगा तो ये भी 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 - 1 9 होता है। तो इसके आगे तो कोई है नहीं इसे लेने वाला, तो ये 10 हो गया पूरा। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो हमें 1 माइनस करना है, क्योंकि हमसे प्रेडिसेसर पूछा है इस नंबर का। तो जब हम इससे -1 करेंगे, 10 में से, यहाँ पे 10 लिखा है, 10 में से -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे कुछ है नहीं, लेकिन जो इसने इससे क्योंकि कैरी लिया था तो 9 बन गया था, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। यहाँ से हमने 4 से कैरी लिया था तो ये 3 बन गया था, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 39999। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है। हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है देयर आर डैश जीरोस इन 10,000। 10,000 में कितने जीरोस होते हैं, तो आप यहाँ पे काउंट करो। मैंने यहाँ पे 10,000 लिख रखा है, तो यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। हमारी इस तरह से नंबर्स की जो नंबर्स की जो नेमिंग होती है वो इस तरह चलती है। हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो सबसे पहले प्लेस पे होता है उसे वंस कहते हैं, या फिर इसे काफी टाइम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट पोजीशन या फिर वंस पोजीशन। उसके बाद आता है 10s, फिर 100s, फिर 1000, फिर 10,000। तो यहाँ पे आप देखो 10,000 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं 10,000 में, 1 2 3 4 जीरोज है 10,000 में, तो इसका ऑप्शन होगा बी 10,000 में 4 जीरोज। और हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 69048। तो यहाँ पे हमें ये रैंडम नंबर दे रखे हैं, हमें बताने की इससे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑप्शन थे, तो इसमें सही ऑप्शन बी ऑप्शन है 04689। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, जब आप इसकी नेमिंग करोगे फिर से, तो यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000। 10,000 की प्लेस पे 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता। तो अगर 10,000 की प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये जो डिजिट है ये सिर्फ 1000 तक, ये सिर्फ थाउजेंड्स तक ही वैलिड है, तो इसका मतलब ये 4689 है। जबकि आप यहाँ पे देखोगे बाकी के दो ऑप्शंस में, तो यहाँ पे देखो 10,000 की प्लेस पे 6 है और यहाँ पे 10,000 की प्लेस पे 4 है, तो यहाँ पे 69,048 बन जाएगा। 100 की प्लेस पे 0 है तो हम 100 को नहीं बोलेंगे या फिर लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे 40,689 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 40,000 और ये 69,000 ये बड़े हैं ना इससे 4,000 से, तो इससे सबसे छोटा जो नंबर होगा वो ये होगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर वी हैव टू डैश 1 इन दैट नंबर। हमें क्या करना होगा, किसी भी नंबर का अगर हमें सक्सेसर चाहिए। मैंने बताया था दो टाइप के, ये चीजें दो टाइप की होती है, एक सक्सेसर होता है और एक प्रेडिसेसर होता है। सक्सेसर में हम आगे जाते हैं एक नंबर, तो अगर किसी भी नंबर में हमें सक्सेसर ढूंढना तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हम ऐड करेंगे बी ऑप्शन आपका ऐड करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास 6th क्वेश्चन है 5794 इंटू 80 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 6 इज इक्वल्स टू। मैं बताना ये सब इंटू करके कितना आएगा, कितने बड़े नंबर्स है ना, इतना तो इंटू करना भी नहीं सिखाया होगा,
लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 लिखा है। किसी भी चीज में 0 आ जाए, किसी भी चीज में अगर हम 0 को इंटू करते हैं तो उसका हमेशा आंसर 0 ही होता है। तो इसका आंसर सी होगा 0। अगर मैं 2 में 2 का इंटू करके 0 का इंटू करते तो इसका आंसर भी 0 होगा। मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दूं, लेकिन अगर कहीं पे भी उसमें 0 का सिर्फ इंटू हो रहा है, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन होगा तो बात अलग होगी, लेकिन अगर 0 का इंटू हो रहा है किसी भी नंबर में तो हमेशा 0 ही आएगा। ये मेरा फेवरेट था मैच। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th और 8th। 7th क्वेश्चन है डैश हैज 2 एंड पॉइंट। किसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के हमेशा 2 एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट मतलब जहाँ से वो शुरू होते हैं, जहाँ पे वो खत्म होते हैं, वो वाले पॉइंट की वो उससे आगे नहीं जाएगी ना उससे पीछे जाएगी। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट के हमेशा 2 एंड पॉइंट होते हैं। आपके बाकी ऑप्शन थे लाइंस और रे। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो किसी भी टाइप की लाइन हो सकती है और कितनी भी लंबी हो सकती है। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कितना भी लंबा हो सकता है, आप गिन ही नहीं सकते उसे। तो लाइन आगे पीछे कहीं पे भी कितनी भी लंबाई में जा सकती है, तो उसके एंड पॉइंट तो है ही नहीं। लेकिन रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, मतलब वो जहाँ से शुरू होगी वो उसका एक पॉइंट होगा, लेकिन वो कहीं तक भी जा सकती है। जैसे हमारी लाइट हो गई, हमारी लाइट एक लाइट बल्ब से आती है, फिर कैंडल से आती है लाइट, लेकिन लाइट कहीं तक भी चली जाती है, पूरे रूम को उजाला कर देती है। दरवाजा खोल देंगे तो बाहर भी उजाला हो जाएगा। इसका मतलब जो लाइट जिस लाइन पे वो जाती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होता है, लेकिन उसको कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कहीं तक भी जा सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है फिर? लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब छोटी सी एक लाइन। कोई सी भी लाइन होगी, लेकिन उसमें हमेशा लेकिन जैसे लेकिन लेकिन जैसे ये लाइन है, LINE लाइन, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते? इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 4, 5, 9, 8 इज राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 एज। तो यहाँ पे हमें पूछ रखे कि इसका 100s में सबसे नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या होगा। हमेशा जब भी आपको 100s में राउंड ऑफ ढूंढना है तो आप हमेशा लास्ट के 2 डिजिट देखोगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 50 से ज्यादा है तो आप आगे की तरफ बढ़ोगे, आगे ऐड करोगे। लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट 50 से कम है तो आप पीछे की तरफ जाओगे। तो आपके ऑप्शंस में दे रखा था 4, 6, 0, 0, बी ऑप्शन था आपका 4, 5, 0, 0 या फिर सी ऑप्शन 4, 5, 9, 0। तो इसमें देखो 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा होगा तो हम आगे जाएंगे 50 से। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 4, 6, 0, 0। अब इसका आंसर 4, 5, 0, 0 इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो, क्योंकि आप लास्ट के 3 डिजिट देखो, यहाँ पे 598 लिखा है। 500 छोटा है ना 598 से। अगर हमारा 500 आंसर होता अगर 50 से छोटे होते लास्ट 2 डिजिट, जब भी हम राउंड ऑफ करते तो आप ये वाला रूल हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा 4, 6, 0, 0 क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 50 से बड़े हैं। अब हमारे नेक्स्ट है 9th और 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में पूछ रखा है डैश नंबर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। इसका आंसर होगा इवन नंबर्स। जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होते हैं। और इसका रीजन होगा क्योंकि आप जितने भी इवन नंबर्स देखोगे वो हमेशा 2 के मल्टीपल्स में होंगे, जैसे 2, 4, 6 ये सारे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये सब 2 के टेबल में आते हैं, तो सारे इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। डैश इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बी ऑप्शन। इसका रीजन ये होगा 1 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो 1 हर चीज से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आप 1 में कितना भी इंटू करोगे वो उतना ही आएगा। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हम 9 को डिवाइड करें 1 से, तो हम कितने बार कितना इंटू करें 1 में कि हमें ये मिल जाए। हम 1 में 9 का इंटू करेंगे क्योंकि 1 × 9 9 होता है। 1 में आप जिस भी चीज का इंटू करोगे हमेशा वो ही आएगा। तो यहाँ पे हमने 9 का इंटू करा और यहाँ पे 9 लिखा, तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आया, इसलिए 1 हर चीज का फैक्टर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 और 12। हमारे 11 क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2 या फिर 3। तो इसमें हमारा आंसर होगा 2। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से डिविजिबल नहीं होता, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। आपने कहीं पे देखे 2 किसी और के टेबल में आ रहा हो, जैसे 2 × 1 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो 2 किसी और के टेबल में आता है, बस अपने टेबल में ही आता है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन हमसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा है। तो 3 या फिर 2 में से अगर हमसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछेंगे तो हमारा आंसर 2, क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। हमारा आंसर 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर छाटते वक्त हमारा एक रूल होता है कि जो भी नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी प्राइम नंबर होगा स्मॉलेस्ट भी होगा तो 1 से बड़ा होगा और एक होल नंबर होगा। होल नंबर का मतलब होता है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा या फिर डेसिमल की पोजीशन में नहीं होगा। कोई
भी होल नंबर जो 1 से बड़ा हो एक प्राइम नंबर होता है। तो 1 से बड़ा 2 है और ये छोटा है सबसे ज्यादा, तो हमारा आंसर होगा 2। हमारा 12th क्वेश्चन है, हमसे पूछे कि इसके आगे का पैटर्न बताना है हमें। तो हमें नंबर से रखे 4, 5, 7, 10 डैश और डैश। हमें आगे के 2 नंबर और प्रिडिक्ट करने हैं। तो इसका आंसर होगा सी 14, 19। इसका रीजन होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो 4 और फिर उसके बाद कोई नंबर स्किप नहीं है, सीधे 4 के बाद 5 है, नॉर्मल काउंटिंग जैसे चलती है। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे 7 है, 1 नंबर स्किप हुआ, फिर यहाँ पे 10 है, 2 नंबर स्किप हुए। तो यहाँ पे देखो नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे कोई नंबर स्किप नहीं था, यहाँ पे 1 नंबर स्किप हुआ, यहाँ पे 2 नंबर स्किप हुए। तो हम आगे यहाँ पे ऐसे 3 नंबर स्किप होंगे और यहाँ पे आगे ऐसे 4 नंबर स्किप होंगे। तो इसलिए हमारा जो पैटर्न होगा वो ये होगा। हमारा जो 13 क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि इन नंबर्स में से हमारा डिवाइजर कौन है। मैं अज़म करूँ कि इसमें डिवाइजर पूछे क्योंकि इसमें कट रखा आधा वर्ड, तो मैं आपको पूरा ही बता रही हूँ। जो पूछ रखा होगा उसके रिस्पेक्ट में आंसर दे देना, लेकिन अभी मैं अज़म करूँ कि इसमें हमसे डिवाइजर पूछा है। तो अगर हमें कभी भी ऐसा पैटर्न दिया होता है तो उसमें हमेशा याद रखना जो नंबर इस तरफ होगा उसे हम डिविडेंड करेंगे, जो नंबर यहाँ पे होगा वो डिवाइजर होगा और जो ये नंबर होगा वो क्वोशिएंट होगा। यहाँ पे मैंने पैटर्न भी लिख रखा है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट। डिविडेंड वो नंबर होता है जो डिवाइड होना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो 6 अंदर है जो डिवाइड होगा। डिवाइजर वो नंबर होता है जिससे डिवाइड होने वाला है। 3 से डिवाइड होगा 6। क्वोशिएंट होता है जो हमारा बचता है, बचता हमारा रिमाइंडर है। क्वोशिएंट एक तरह से हम कितना इंटू करके हम आ रहा है हमारा रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे 3 में कितना इंटू करेंगे कि हमारे पास 6 आ जाए। हम 3 में 2 इंटू करेंगे ताकि हमारे पास 6 आ जाए। तो ये हमारा क्वोशिएंट होता है। ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे भी यूज होगा। डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट। तो यहाँ पे हमसे डिवाइजर पूछे तो ये यहाँ पे लिखा है, ये है डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर और ये हमारा क्वोशिएंट। तो अगर हमसे डिवाइजर पूछे तो हमारा आंसर ये होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 और 15। जो हमारा 14 क्वेश्चन है उसमें पूछा है ए पॉलीगन कैन हैव मिनिमम डैश साइड्स। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन कोई भी सिंपल 2D फिगर होती है जिसमें जो हमारी लाइंस होती है वो स्ट्रेट होती हैं। ये एक पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि इसमें लाइन स्ट्रेट नहीं है। कोई भी पॉलीगन वही हो सकता है जिसमें साइड्स हो और लाइन स्ट्रेट हो। तो जो हमारे सबसे छोटे साइड्स का पॉलीगन होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 साइड एक ट्राइंगल में होती है। जैसे मैड एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स के बहुत टेस्टी होते हैं, खा के देखना। उसमें 3 साइड्स होती हैं, तो ये एक हमारा पॉलीगन होगा। पॉलीगन कोई भी फिगर, कोई भी प्लेन फिगर होगी जिसमें सीधी सीधी लाइन, जैसे टेढ़ी मेढ़ी तिरछी ना हो, क्योंकि उसकी कोई शेप ही नहीं होगी फिर, है ना। और हमारा जो 15 क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है ए डैश हैज नो एंड पॉइंट। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर बता देती हूँ कि इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। इसका हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, लाइन। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब कितनी भी लंबी हो सकती है, आप उसे गिन ही नहीं सकते, आप उसे किसी फिगर्स या फिर क्वांटिटी में नहीं डाल सकते हो। लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है। और उसके अलावा हमारे पास बाकी ऑप्शन है रे और लाइन सेगमेंट। रे एक वो लाइन होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन वो उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो कितनी भी लंबी हो सकती है। और दूसरा था हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसका हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो कोई ऐसी लाइन जिसका कोई मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो उसका आंसर हमारा लाइन होगा, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट होती है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 17। तो हमारा 16 क्वेश्चन कह रहा है इन अ रेक्टेंगल द पेयर ऑफ डैश साइड्स आर। आगे वर्ड कटा हुआ है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इसमें इक्वल लिखा होगा। तो मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में पूरा बता देती हूँ, आप पढ़ के बता देना मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक तरह का पॉलीगन होता है क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि पॉलीगन क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट मतलब जो एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, वो हमेशा पैरेलल होती है। पैरेलल होने का मतलब है ये आगे मिलेंगी नहीं कहीं पे, हमेशा ऐसी ही चलती रहेंगी और एक दूसरे की इक्वल होती है। इसकी अपोजिट साइड जैसे ये है, इसकी अपोजिट साइड ये होगी, ये इसके पैरेलल और इसकी इक्वल होगी। और जैसे ये इसकी अपोजिट साइड ये होगी तो इसकी पैरेलल और इसकी इक्वल होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनकी लेंथ भी सेम होगी। जैसे सपोज यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि इसकी कोई ए लेंथ है और क्योंकि इन दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी तो इसकी भी कोई ए लेंथ होगी। और यहाँ पे मैंने बी अज्यूम कर लिया, यहाँ पे अपने आप ही बी आ जाएगा क्योंकि लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमसे पूछ रखा है इन अ रेक्टेंगल द पेयर ऑफ डैश साइड्स आर इक्वल, मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पे इक्वल लिखा होगा, तो हमेशा अपोजिट पेयर में अपोजिट में इक्वल होता है, तो हमारा आंसर होगा बी अपोजिट।
हमारा जो 17 क्वेश्चन है वो है देयर आर डैश प्राइम नंबर्स इन फॉलोइंग नंबर्स। ये हमारे पास नंबर्स दे रखे क्वेश्चन में, हमें बताने इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 21, 27, 17, 29, 7, 9 और 13 दे रखा है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते अपने अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 21 और 27 3 के टेबल में आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है और अपने टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे आप देखो कि 17 किसी के टेबल में नहीं आता अपने अलावा, 29, 7 और 13 भी किसी के टेबल में नहीं आता अपने अलावा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें लिखा हुआ है 6, 9, 0, 5, 8, 5 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय। इसमें हमसे पूछे कि जो ये नंबर है ये कम्प्लीटली किससे डिविजिबल है, तो हमारा आंसर होगा 5। अगर हमें कभी भी पूछा जाए ये नंबर किससे डिविजिबल है तो उसके डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। अगर लास्ट में 5 है, कोई लास्ट में अगर कोई भी नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो तो कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में 5 है तो ये कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर इसमें कुछ और नंबर होता, सपोज 2 होता, तो इवन नंबर में चेक करते। अगर सपोज यहाँ पे 2 होता तो 2 एक इवन नंबर है तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 2 से। तो यहाँ पे अगर हमें आंसर भी 3 2 होता उसका फिर। अगर वो ऑप्शंस में दिया होता तो। हाँ, मतलब ऑप्शंस में सपोज हाँ। उसमें दिया हुआ और लास्ट में 2 है तो वो 2 होगा। अगर 6 है तो 6 होगा। नहीं, मतलब सपोज यहाँ पे 6 है लास्ट में और ऑप्शन में भी 6 दिया है तो दैट मीन्स 6 होगा। नहीं। क्यों? 6 के लिए अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर लास्ट में कोई इवन नंबर है, मैंने पहले भी बताया था 2 हर इवन नंबर से डिविजिबल होता है तो वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 6 के लिए दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, शायद से इसमें 3 और 2 का इंटू होता है। एनीवेज, अगर यहाँ पे सपोज अगर हमें 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो हम सब नंबर्स को ऐड करेंगे। सब नंबर्स को ऐड करने के बाद अगर वो जो नंबर आया है आपके पास वो 3 के टेबल में आता है तो टोटल पूरा ही 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 3 का डिविजिबल टेस्ट होता है। हाँ, जो मैंने अभी बताया 3 का डिविजिबल। लेकिन ये 5 है इसमें। हाँ, ये 5 से इसलिए कम्प्लीटली पूरा डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट नंबर 5 है, 5 तो 5 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा ही 5 से डिविजिबल होगा। तो ये ऑड नंबर है इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इवन होता तो ऑड इवन का केस अलग होता है, कंफ्यूज मत करो अभी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 19। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये नंबर कम्प्लीटली किससे डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पे देखो इसका आंसर होगा 5, मतलब सी ऑप्शन। इसका रीजन ये होगा कि आप यहाँ पे लास्ट में देखो 5 दे रखा है तो एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर लास्ट में जो नंबर दे रखे हैं वो 5 से डिविजिबल है, सिर्फ लास्ट वाला नंबर, तो जो पूरा नंबर होगा 5 से डिविजिबल होगा तो इसका आंसर होगा 5। ओके, और हमारे पास 19 क्वेश्चन है, हमसे पूछ रखा है इसमें 9000 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू, हमें इसमें क्वेश्चन बताना है। मैंने अभी आपको बताया था डिविडेंड ये होता है, डिवाइजर ये होता है और ये क्वेश्चन होता है। तो हमसे यहाँ पे ये पूछ रखा है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या होगा, हमें क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे देखो मैंने मैंने पूरा डिवाइड करा है। 300 को यहाँ पे लिखा है, 9000 को अंदर लिखा है। जब भी हम 300 को 9000 से डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लेंगे 9 छोटा है 300 से, तो 300 की तो टेबल में आ ही नहीं सकता है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे 90 अभी भी छोटा है 300 से, तो हम और आगे बढ़ेंगे 900 300 से बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 300 में हम कितना इंटू करेंगे कि हमारे पास 900 आ जाए। हम 300 में 3 का इंटू करेंगे कि हमारे पास 900 आ जाए। ये देखो अगर मैं 300 में 3 का इंटू करूंगी तो फिर यहाँ पे 3 इंटू 0 इंटू 3 हमेशा 0 में किसी भी चीज का इंटू होगा तो हमेशा 0 आएगा। फिर से 3 इंटू 0 तो 0, 3 इंटू 3 9, क्योंकि 3 3 से 9 होता है तो यहाँ पे 900 आ गया। तो यहाँ पे ऊपर हमने 3 लिखा 900 और हम हमेशा माइनस करते हैं यहाँ पे, तो 900 माइनस 900 0 हो गया। तो अब आगे देखो एक और 0 बचा था, हम उसे नीचे ले आएंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो हम 300 में कितना इंटू करेंगे 0 आ जाए, क्योंकि आगे तो कोई नंबर ही नहीं है कि हम आगे नंबर ले लेंगे ना। तो हम कितना इंटू करेंगे 300 में कि 0 आ जाए। 300 में आप 0 को इंटू करो तो 0 आ जाएगा। 0 का इंटू किसी भी चीज में होगा तो हमेशा ही 0 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 300 में 0 का इंटू करा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 0, तो हमारे पास आंसर 30 होगा। लेकिन अब आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 900, 9 और 90, तो इसमें से कोई ऑप्शन वैलिड नहीं है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 21। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, उसमें हमसे पूछा है देयर आर डैश बेसिक सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स ये सारे होते हैं, तो हमसे बेसिक सिंबल पूछे। रोमन न्यूमरल्स में बेसिक सिंबल 7 होते हैं, ये वाले। तो इनका जो हमारा न्यूमेरिक फॉर्म होता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिस्पेक्टिवली। जो ये वाला सिंबल है इसका मतलब होता है 1। मैं ना बहुत जोर से मार। ये वाला सिंबल है इसका मतलब होता है 5। जो x होता है उसका मतलब होता है 10।
L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक सिंबल्स होते हैं। ये हमारे पास 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो हमारा 21 क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है L x x x डिवाइडेड बाई D 1 1 1। हमें इसमें क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे देखो, अब हम इसे सबसे पहले न्यूमरल में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास L दे रखा है, जो हमारा L होता है वो हमारा होता है 50। तो यहाँ पे हमने 50 लिख दिया। यहाँ पे 3 बार x दे रखा है, तो x का मतलब होता है 10। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 होता है। 50 प्लस 30 आ जाएगा डिवाइडेड बाई d। d का होता है मतलब हमारा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 1 1 1 l l l, इसका मतलब होता है आई, सॉरी ये आई होता है, आई आई आई, इसका मतलब होता है 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ गया 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 प्लस 3। तो यहाँ पे 50 प्लस 30 80 होता है डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 8। तो 80 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास 10 आएगा। ये रेसी कैलकुलेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 80 बाहर लिखा है, 8 बाहर लिखा है, 80 अंदर लिखा है। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो सबसे पहले हम एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। हमेशा डिवीजन में हमेशा सबसे पहले 1 नंबर को देखते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे 8 है, तो ये 8 ना 8 से बड़ा है ना छोटा है, तो हमें सिर्फ ये देखने की वो छोटा नहीं होना चाहिए, वो इक्वल हो सकता है तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 8 और 8 इक्वल है, तो अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 8 में हम कितना इंटू करेंगे कि हमारे पास कोई एक परफेक्ट नंबर आ जाए जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 इंटू 1 8 होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। तो 8 इंटू 1 8 हो गया, तो 8 माइनस 8 0 हो गया। हम इस 0 को नीचे ले आएंगे। अब इसके आगे कुछ है नहीं लेने के लिए, तो हम यहाँ पे कितना इंटू करें 8 में कि हमारा 0 से माइनस हो जाए। तो हम 0 इंटू करेंगे, क्योंकि 0 से आप कुछ भी इंटू करोगे तो हमेशा 0 ही होगा। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 0 माइनस 0 0। तो यहाँ पे 10 बचा हमारे पास, और 10 तो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में ऐड है। अभी हमें इसे वापस रोमन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो x सिंबल होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, x। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मैं आपको इसके बाद हीटिंग बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा जो 22 क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है द रोमन न्यूमरल फॉर 90 इज, तो इसका आंसर होगा हमारे x और c। तो इसका रीजन ये होगा, x हमारा रिप्रेजेंट करता है 10 को और c हमारा रिप्रेजेंट करता है 100 को। तो 10 माइनस 100 90 हो गया। अब आप पूछोगे 10 माइनस 100 कहाँ से आया, तो इसका रीजन ये होगा, हमेशा याद रखना रोमन न्यूमरल में अगर कभी भी कोई भी चीज अगर रोमन में लिखनी हो तो उसके आगे अगर सपोज इसके आगे कोई सा भी बड़ा नंबर लिखे, जैसे c हमारा 100 होता है, x हमारा 10 होता है, तो इसमें से हमारा c बड़ा है क्योंकि वो 100 होता है। तो अगर किसी बड़े नंबर के आगे पीछे, किसी भी बड़े नंबर के पीछे छोटा नंबर लिखा हो तो माइनस होगा, किसी भी बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर लिखो तो प्लस होगा। बड़े नंबर से आगे होगा तो वो नंबर प्लस होगा, बड़े नंबर से पीछे होगा तो माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे c की वैल्यू 100 होगी और x की वैल्यू 10 होगी। यहाँ पे मैंने c और x लिख रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला बड़ा नंबर है क्योंकि 100 और x वाला 10 है तो वो छोटा है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अगर रोमन न्यूमरल में एक बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर होता है, बड़ा होना चाहिए नंबर, ठीक है। बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर होगा तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 100 प्लस 10, तो हमारा 110 आ जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर किसी बड़े नंबर के पीछे हो छोटा नंबर, बड़े नंबर के पीछे, तो वो हमेशा माइनस होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा 10 और ये हमारा 100, तो 100 में से आप 10 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 90। आंसर 90 को लिखने का तरीका x और c होगा। तो ये आंसर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको एक और क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ। 18 क्वेश्चन में हमसे पूछा है 690585 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जिसको मैं डिवाइड करूँ इस नंबर से और इसका जो रिमाइंडर हो 0 हो। इसका मतलब कोई ऐसे नंबर कि मैं जिसको इससे डिवाइड करूँ आंसर 0 है, कुछ भी ना बचे इनमें, तो वो हमारा नंबर होगा 5। अब हमारा 5 नंबर इसलिए क्योंकि आप देखो इनमें 5 लिखा है, अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगी तो 0 आएगा। अब हमारे एक क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ 18 वाला। 18 क्वेश्चन में हमसे पूछा है 690585 किससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। कम्प्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आए। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर कि मैं उसको इससे डिवाइड करूं और इसका आंसर 0 आए, तो वो आंसर होगा हमारा 5। इसका रीजन ये होगा क्योंकि आप लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर यहाँ पे 5 से डिविजिबल है ना। ये देखो यहाँ पे अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगी तो फिर यहाँ पे देखो 5 5 के जितने से छोटा तो नहीं है,
तो यहाँ पे 5 में मैं कितना इंटू करूंगी कि मैं इसको डिवाइड कर सकूँ पूरा 0 बनाने के लिए, तो मैं 5 में इंटू करूंगी 1 का, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है। तो यहाँ पे मैं इंटू 1 का करूंगी, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस करके। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा डिविजिबल है, क्योंकि आंसर हमारा 0 बचा है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। अब मैंने यहाँ पे पूरा डिविजन करा है, यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड करा इस पूरे नंबर को। अब यहाँ पे देखो 6 हमारा 5 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब वो 5 के टेबल से डिवाइड आराम से हो जाएगा। तो 6 5 के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 से छोटा नंबर जो नेक्स्ट 5 के टेबल में आता है उससे डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 होता है, तो 5 1 जा 5 से डिवाइड करा तो उसका आंसर 1 आया हमारा। तो फिर हमने इसे 2 से क्यों नहीं डिवाइड करा, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, और 10 6 से बड़ा होगा, इसलिए हमने इसे 1 से इंटू करके 5 से वो करा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, और हम सेम अब आगे ऐसे ही चलेंगे। हम 9 को नीचे ले लेंगे, 19 5 में 19 नहीं आता, तो उससे सबसे नेक्स्ट छोटा नंबर हमारे पास 15 होगा, जो 3 टाइम्स होता है। 5 3 जा 15, हमारा 4 बचेगा। हम 0 को नीचे लेंगे 40। अब 40 फुल्ली डिविजिबल है 5 से, तो 5 क्योंकि 5 8 जा 40 होता है, तो 5 8 जा 40, यहाँ पे 0 बचा। हम 5 को नीचे ले लेंगे, तो फिर अब 5 भी 5 से पूरा डिविजिबल होता है। 5 1 जा 5, 0 आ गया। अब हम 8 ले लेंगे, 8 डिविजिबल नहीं होता, तो उससे सबसे नेक्स्ट छोटा नंबर 5 के टेबल में कौन सा होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा 5 1 जा 5, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। और इसके बाद हम 5 को नीचे लेंगे, तो यहाँ पे 8 माइनस 5 करेंगे, तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बचेगा, तो हमारे पास 35 आ गया। 35 फुल्ली डिविजिबल है 5 से, क्योंकि 5 7 जा 35 होता है, तो हमारा 0 आ गया, इसलिए इसका आंसर 5 होगा।